नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम इतिहास विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि पिछले आपके सभी एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, DSSB और जितने भी एग्जाम में इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका मैं अध्ययन करूंगी। उसका ये भाग 2 है जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए इसका भाग 2 है, देखते हैं। पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्वान पाठ्य पुस्तक है, तो इसका उत्तर वेद होगा। व्याख्या देख लेते हैं। वेद भारतीय उपमहाद्वीप में अभी तक विद्वान पाठ्य पुस्तकों में प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य ग्रंथ है जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। यह एक संहिता है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद की तिथि के विषय में काफी मतभेद है। मैक्स मूलर इसे ईसा पूर्व 1200 से 1000 मानते हैं और जैकोबी इसे 3वीं शताब्दी बताते हैं। बाद में इसे 1500 से 1000 ईस्वी के बीच माना गया। अब है, निम्न जोड़ियों को बनाइए। कल्प, निरुक्त, व्याकरण और शिक्षा। आपका ये देख लेते हैं। शिक्षा आपका उच्चारण से संबंधित है। निरुक्त आपका उत्पत्ति है। डी का चौथा ये भी है और बी का आपका पहला किसी में नहीं है। इसका आयोग भी आपका कोई उत्तर नहीं दिया होगा। चलिए मैं यहाँ से बता देती हूँ। कल्प का आपका है धर्म या कर्मकांड, निरुक्त का व्युत्पत्ति और व्याकरण का है व्याकरण, ग्रामर से संबंधित है। शिक्षा का उच्चारण, वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण। इस प्रश्न का उत्तर सी माना गया है। इसमें जो है इसका सी माना गया है। अब पांचवा पार्ट था ना, 5वां भाग। ये है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन से वेद हैं? तो ये हैं हमारे, इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा क्योंकि हम जानते हैं सबसे प्राचीन वेद हमारे ऋग्वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। इसकी भाषा संस्कृत है। हिंदी परंपरा में वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। 5वां देखते हैं। प्रोफेसर जैकोबी का मत है कि ऋग्वेद को लिखा गया था। इनका उत्तर होगा ईसा पूर्व तीसरा मिलेनियम। 6ठा है, निम्न वेदों में से सबसे पुरातन वेद कौन सा है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। निम्न में से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो इसका उत्तर है सीता और तारावती का नहीं मिलता होगा क्योंकि उषा अदिति का तो मिलता है। तो इसका उत्तर होगा बी। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सबसे महत्वपूर्ण हमारे इंद्र हैं। इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला, यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? किसमें देखते हैं?
प्रारंभिक वैदिक काल में देखते हैं। वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी वेदों की भाषा। ऋग्वेद में कितने सूक्त संकलन किए गए हैं? तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है 1028 इसमें सूक्त हैं। इसमें से कोई नहीं, ये आपका सही होगा। अपनी सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोटि से आपका मिलान कीजिए। ऋग्वेद सूचियों का सही मिलान। आपका ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण हैं? आपका ये आपका है पहले का दूसरा कौशिक ब्राह्मण, और यजुर्वेद में आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद में आपका है पंचविश ब्राह्मण। अथर्ववेद में है गोपद ब्राह्मण। नीचे डिटेल देख लेते हैं। केवीएस हिस्ट्री 2018 पूछा गया है। ऋग्वेद में कौशिक ब्राह्मण, यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद में पंचविश और अथर्ववेद में है गोपद ब्राह्मण। निम्नलिखित में से प्रथम बार किस ग्रंथ में औषधियों का उल्लेख है? तो ये अथर्ववेद ही होगा आपका। अथर्ववेद में प्रथम बार औषधियों का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद यानी जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद के अद्वैत सूत्र में मिलता है। अरुंधति अथर्ववेद में उल्लिखित एक रोगनाशक जड़ी बूटी थी। अंग, मगध, अयोध्या का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन है। समाज के 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से बनाया गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। डिटेल देख लेते हैं। व्याख्या। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में समाज के 4 प्रकार के वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। इसी ग्रंथ में गाय को अधन्य, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त में ही ऋग्वेद में ही गाय को अघन्या माना जाता है। और 10वें मंडल में 19 नदियों का उल्लेख है, जिसमें गंगा, जमुना, सरस्वती, तीस्ता, पुरुषरी, अस्कनी, चेनाब, विपाशा, शतुद्री आदि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक काल में किसी से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। हल के फाल से जोती गई भूमि को सीता कहा जाता है, जबकि उपजाऊ भूमि को उर्वरक कहा जाता है। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोने के सिक्के को निक्स कहा जाता है और स्वर्ण आभूषण का टुकड़ा ये है। जोती हुई जमीन को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में झेलम नदी को क्या कहा जाता है? वितिस्ता। अभी ऊपर इसका डिटेल था। ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अघन्य किसके लिए है? तो गाय के लिए है। ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अघन्य इसको लागू होता है, ये गाय पर लागू होता है। किस नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है? चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा जाता है? बढ़ई को तक्षण कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में इस्तेमाल होने वाले सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? निष्क कहा जाता है। 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए? कालीन मैजनी ने एकत्र किए। व्याख्या देख लेते हैं। 1810 के दशक में कालीन मैजनी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए थे। 1838 में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य शुरू किया। अलेक्जेंडर कर्निंघम ने 1877 में अशोक के उत्कीर्ण अभिलेखों के समूह को प्रस्तुत किया था, जबकि मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। भारत के मूल निवासी कहाँ माने जाते हैं? भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे।
भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे। आर्यों का मूल निवास विवाद का विषय रहा। अन्य प्रमुख विद्वानों में मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया स्वीकार किया, जबकि गाइल्स हंगरी और बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक क्षेत्र को मानते हैं। ऋग्वेद में पूर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ दुर्ग है। आर्यों ने इन दुर्गों को नष्ट कर अनार्यों पर विजय प्राप्त की, आर्य सत्ता को स्थापित किया। ऋग्वेद के 7वें मंडल में आर्य वर्ण और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध कोसी नदी के तट पर हुआ। 10 राजाओं के संघ को भरत के राजा सुदास ने पराजित किया। कौन से वेदों में आर्य वर्ण और 10 राजा का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी पे हुई? रावी नदी पे हुई। इसे पुरुषरी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है? मैक्स मूलर ने आपको बताया। वैदिक काल में पुर का अर्थ किला है, दुर्ग। डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। डी इसका उत्तर है। अब देख लेते हैं अध्याय 4 का पहला। ईसा पूर्व 6ठी सदी में निम्न में से कौन कौन से 4 नगर अंततः बचे हुए थे? इसका तो आपका होगा कोसल, काशी, मगध और वत्स। इसमें कुछ दिया है और इसका व्याख्या ही पढ़ लेते। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है। अंततः 4 महानगर अवंती, वत्स, कोसल और मगध। अवंती, वत्स, कोसल और मगध ही बचे रहे। इन महाजनपदों में अवंती की राजधानी उज्जैन तथा महासमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कोसल की राजधानी साकेत अयोध्या और श्रावस्ती और मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। चारों महाजनपदों में से मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। मगध का शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय होने के कारण लोहे की खाने भी उपस्थित था। मगध साम्राज्य की सफलता के कारणों में से निम्न में से कौन सा कारण था? लोहा। DSSB में पूछा गया है ये। गंगा सभ्यता का पहला महानगर शहर कौन सा था? तो राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिव्रज ही थी। बिंबिसार किस वंश का था? बिंबिसार हर्यक वंश का था। इसका डिटेल देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार मगध में प्रथम राजवंश की स्थापना ब्रह्मदत्त वंश ने की थी। इस वंश के राजा जरासंध ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद हर्यक वंश आता है। बिंबिसार हर्यक कुल से संबंधित है। हर्यक कुल के लोग नाग वंश की एक उपशाखा थे, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। इसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी अंक को मगध साम्राज्य में मिलाया। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु राजा बना। जैन साहित्य में अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। अजातशत्रु ने वज्जी और मल सहित 36 गणराज्यों के संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इसी के समय मगध साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। अजातशत्रु के बाद मगध का राजा उदयन या उदयभद्र हुआ। उसने गंगा सोन के मध्य पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसके बाद शुंग शासक कालाशोक ने राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र से हस्तांतरित कर दिया और मौर्य साम्राज्य के समय पाटलिपुत्र की महत्ता पाटलिपुत्र नगर के रूप में स्थापित हुई। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। 7वां है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राचीन नाम क्या था? राजगृह का प्राचीन नाम राजगृह था।
राजवंश का संस्थापक बिंबिसार था, नहीं बृहदत्त था। राजवंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त था। मगध के किस राज ने राजधानी को अस्थायी रूप से राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? कालाशोक ने। पहले मैंने इसे भी बताया भी है। किस राजा के शासनकाल के दौरान बृज्जी और मल्ल सहित छत्तीसगढ़ राज्यों के संघ का गठन किया गया और मगध के साथ युद्ध हुआ? अजातशत्रु के समय। अंग को किस राजा के शासन में मगध में संलग्न कर दिया गया? अंग को किसने मिलाया? बिंबिसार ने मिलाया। किसके काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर था? अजातशत्रु होगा इसका उत्तर। अजातशत्रु, पहले का उत्तर अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा हर्यक वंश जैन साहित्य में कुड़िक के रूप में जाना जाता है? अजातशत्रु को कुड़िक के रूप में जाना जाता है। जैन साहित्य में कुड़िक के रूप में अजातशत्रु को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र का लंबा और सकीर शहर के रूप में वर्णन किया? तो इसका उत्तर मेगस्थनीज होगा। मेगस्थनीज ने ही इसका वर्णन किया है। पाटलिपुत्र जो आगे चलकर मौर्यों की प्रसिद्ध राजधानी पाटलिपुत्र बन गई कि उसकी स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? उत्तरी कृष्णा, ये है उसका उत्तर। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से। निम्नलिखित में से कौन से अर्ध कीमती पत्थर का उज्जैनी से निर्यात होता था? इंद्रगोप पत्थर का निर्यात होता था। अब यह है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका हम मिलान देख लेते हैं। बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख आपका हेलियोडोरस ने किया था। मंदसौर का प्रशस्त अभिलेख बुनकरों का संघ था। मधुबन ताम्रपत्र हर्ष से संबंधित था। नासिक गुहालेख पुलवापी से संबंधित था। अब इसकी राज्य और राजधानी का सूची में बताना है। चेदी का आपका शक्तिमती, उत्तरी पांचाल मत्स्य का आपका विराटनगर, उत्तरी पांचाल का अहिच्छंद्र और सूरसेन का मथुरा। बुद्ध की कहानी। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में बिताया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ बिताया? श्रावस्ती में बिताया। डिटेल देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक 21 वर्षा काल श्रावस्ती के चेतवन विहार में बिताया। बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल सारनाथ के मूल गंधभूत विहार में तथा अपना अंतिम वर्षा काल वैशाली के वेलुम ग्राम विहार में बिताया। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के समकालीन कौन से गणतंत्र व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसमें आपका हो जाएगा मल्ल, शाक्य और वज्जी। मल्ल, शाक्य और वज्जी। डिटेल भी देखने होगा। गौतम बुद्ध के समकालीन मल्ल, शाक्य और वज्जी अपने गणतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। गौतम बुद्ध के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्होंने बुद्ध गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ के कुल थे। मल्लगढ़ में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, जो कुशीनगर में है।
वज्जीकर बुद्ध काल का सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध ने बोध गया के एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और बोध गया से वाराणसी के निकट सारनाथ गए। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम निम्न में से क्या था? तो सिद्धार्थ था उनका वास्तविक नाम। उपनिषद उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं करते थे? तो उपनिषद में करते थे ये सब अपना। इसका भी डिटेल देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं करते थे। अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विषय में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि आत्मा या ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए ब्रह्म विद्या रूपी प्रकाश को प्राप्त करना है। वेदों के दार्शनिक और उपनिषद के सार रूप से प्रकट हुए हैं। समस्त भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत उपनिषद है। इसकी संख्या 108 मानी जाती है। भारतीय दर्शन की कुछ पद्धतियां। गुप्त वाकाटक युद्ध में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो मीमांसा का इसका विकास हुआ। डिटेल इसका भी देख लेते हैं। जिस समय उत्तर भारत में गुप्त वंश अपने चरमोत्कर्ष स्थिति को प्राप्त करने में लगा था, उसी समय दक्षिण भारत की राजनीति में एक प्रबल शक्ति के रूप में वाकाटक वंश का उदय हुआ। गुप्तों तथा वाकाटकों की सम्मिलित शक्ति के कारण ही शकों का विनाश संभव हो पाया। गुप्त वाकाटक युद्ध में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित होने के फलस्वरूप भारतीय दर्शन के मीमांस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। मीमांस का शाब्दिक अर्थ है तर्क और व्याख्या की कला, जो विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों को जायज सिद्ध करने के लिए तर्क और बहस का इस्तेमाल करते थे। वेदांत शब्द कौन से वैदिक विषय के लिए उपयोग होते थे? तो अरण्यक नहीं, उपनिषद के लिए। वेदांत शब्द उपनिषद के वैदिक विषय के लिए उपयोग किए जाते थे। उपनिषद वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता था। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक दिए गए दर्शनों को उनके रचयिताओं के साथ जोड़िए। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। न्याय दर्शन के हैं गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कराद ऋषि, योग दर्शन के हैं आपका पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण। किस प्राचीन संप्रदाय ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और महिला तपस्वी की नियुक्ति के आदेश के लिए स्थापित किया? तो ये है तंत्रिक। डिटेल देख लेते हैं इसका। प्राचीन तंत्रिक संप्रदाय ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और महिला तपस्वी की नियुक्ति के आदेश स्थापित किए। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडी संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती है। इसमें शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण भागों में। आजीविका संप्रदाय के प्रतिपादन मक्खली पुत्र गोसाल ने किया था। गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद होने पर उनसे अलग हो गए। सुत्त पिटक में मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। अजातशत्रु ने मक्खली गोसाल के बारे में बुद्ध से कुछ बातों की चर्चा की। आजीविका परंपरा को अक्सर नियतिवाद कहा जाता है। ऐसे लोगों
जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। परलोक में विश्वास चार्वाक दर्शन और लोकायतन दर्शन परलोक में विश्वास चारक दर्शन लोकायतन परंपरा का अभिन्न अंग नहीं है। आगे देखते हैं, आजीविका संप्रदाय का प्रतिपादक किसने किया? मक्खली पुत्र गोसाल ने किया। निम्नलिखित में से कौन चार्वाक दर्शन का अभिन्न अंग नहीं है? तो परलोक में विश्वास करना इनका अभिन्न अंग नहीं है। जैन धर्म, निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय है? आपका ये हो जाएगा तीसरा और चौथा, कुरचक और यापनी। यापनी और कुरचक प्रमुख जैन संप्रदाय है। इसका उल्लेख कदम्ब वंश के अभिलेखों में हुआ है। 148 में श्री कल्लस नामक श्वेतांबर साधु ने कल्याणगढ़ में यापनी संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के साधु सामान्यतः नग्न रहते थे और श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय का मिश्रित स्वरूप था। ये कदम्बों, राष्ट्रकूटों और दक्षिण के अन्य देशों में प्रचलित थे। जैन परंपरा अनुसार निम्नलिखित में से किस राजा ने संसार त्याग दिया और भद्रबाहु का अनुकरण करते हुए कर्नाटक के एक स्थल चले गए? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने। व्याख्या देख लेते हैं। जैन परंपरा अनुसार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने संसार त्याग दिया और आचार्य भद्रबाहु का अनुसरण करते हुए कर्नाटक के एक स्थल स्वरबेलगोला चला गया और वहां जैन संलेखना के माध्यम से प्राण का त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट माना जाता है, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट, महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं? दिगंबर संप्रदाय से जाने जाते हैं। महावीर स्वामी के पक्के अनुयायी दिगंबर के नाम से जाने जाते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने विचारों का प्रसार किया और वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। ये महावीर स्वामी के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन फ्री है। महावीर ने शिक्षा प्रकृति में दी। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ इनको अरिष्ट नेमि यानी कृष्ण के नाते में थे। महावीर ने अरिष्ट नेमि का कृष्ण का चचेरा भाई बताया जाता है। महाभारत में अरिष्ट नेमि को कृष्ण का चचेरा भाई बताया जाता है। जैन ग्रंथ आराध्याय सूत्र में भी कृष्ण जी के समकालीन बताया जाता है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकरों में एक मल्लीनाथ महिला तीर्थंकर थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ तथा वे काशी नरेश, अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। व्यापारी समुदाय जैन धर्म की ओर इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि जैन धर्म शांति, अहिंसा, व्यापार, वाणिज्य के लिए अनुकूल था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था क्योंकि वे फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ईसा पूर्व 3वीं सदी के आसपास पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई। महान आचार्य भद्रबाहु जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले लाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय मगध में भीषण अकाल पड़ा। अकाल से बचने के लिए भद्रबाहु ने संघ संचालन का कार्य स्थूलभद्र को सौंपकर स्यों 12,000
भिक्षुओं के शाश्वत वेलगोला कर्नाटक दक्षिण भारत चले गए। महामस्तकाभिषेक गोमतेश्वर बाहुबली से संबंधित है। महामस्तकाभिषेक 12 वर्ष के उपरांत अंतराल पर कर्नाटक राज्य के सरवेलगोला शहर में आयोजित किया गया। यहाँ पर भगवान बाहुबली की 18 मीटर ऊंची एकाश मूर्ति स्थापित है। एक क्वेश्चन की व्याख्या में ही आपको कम से कम 5 या 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे 22वें तीर्थकर नेमिनाथ, आपके 23वें तीर्थकर कौन है, स्थूलभद्र ने दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार को लाया, एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जा रहे हैं, इसलिए इसकी व्याख्या देखना न भूलें। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ किसके नाते में थे? ये कृष्ण के रिलेशन में थे। नेक्स्ट, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में से कौन स्त्री तीर्थकर मानी जाती है? अभी ऊपर मैंने व्याख्या में पढ़ा भी है। मल्लीनाथ, जो कि एक स्त्री जैन तीर्थंकर थी। नेक्स्ट, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का निम्नलिखित किस नगर के निकट का संबंध था? काशी, इनका संबंध काशी से था। व्यापारी समुदाय जैन धर्म की ओर क्यों आकर्षित थे? क्योंकि अभी इसी में डिटेल में था, शांति अहिंसा व्यापार वाणिज्य के लिए उपयोगी था। अभी मैंने डिटेल में पढ़ा है, इसका उत्तर सी ही होगा, देख लीजिए। ईसा पूर्व 3वीं सदी के आसपास पहली जैन सभा कहाँ आयोजित हुई? इसका भी उत्तर उसी डिटेल में था, पाटलिपुत्र। किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण में लाया गया? तो आपके भद्रबाहु, मैंने स्थूलभद्र बोल दिया था। भद्रबाहु के कारण जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था। और महामस्तकाभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना थी, इससे संबंधित है, इसके लिए किया जाता था बाहुबली। अब इनके अध्यक्ष पाटलिपुत्र वाचना, मथुरा वाचना, बल्लभी प्रथम वाचना, बल्लभी द्वितीय वाचना, यानी जैन जो वाचनाएं हुई हैं उनका उत्तर यहाँ देखिए डिटेल में दिया गया है। पाटलिपुत्र वाचना जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, मथुरा वाचना जिसके अध्यक्ष आचार्य संकलित थे, बल्लभी में प्रथम वाचना हुई जिसके नागार्जुन सूरी थे, बल्लभी में द्वितीय वाचना हुई देवर्धिगरी श्रमण थे। इसी के साथ मैं ही ये वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। धन्यवाद।